हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल दीपक पाठक क्लासेस पर स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं एक चैप्टर शेयर कैपिटल का। अच्छा, पूरा नहीं पढ़ने वाले, हम लोग करने वाले हैं रिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर कंपनी लॉ, जो कि हेल्पफुल रहेगा सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कमिंग मई में एग्जाम देने वाले हैं, और नवंबर के बच्चों के लिए भी ये रिवीजन जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो मई 24 के लिए ये बिल्कुल लेटेस्ट रिवीजन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शेयर कैपिटल चैप्टर की। तो मेरे प्यारों, स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल का चैप्टर। आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक रिवीजनरी आपको ये बुकलेट जारी करी है सारांश नाम से, ये आप सबके पास होगी। तो इसके अंदर से हम कर रहे हैं, तो बहुत डिटेल में नहीं है, रिवीजन है, तो आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। मतलब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये रिवीजन अच्छे से समझ में आ जाएगी, अगर नहीं पढ़ा है तो कहीं कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। तो बेटा, हमारा चैप्टर है कौन सा? शेयर कैपिटल का। ठीक है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का हमारा ये चैप्टर है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शेयर का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन शेयर की थी। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल होती है उसमें से जो यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, उसको शेयर बोलते हैं। जैसे कंपनी की टोटल कैपिटल जो है वो 100 करोड़ है, ठीक है, और कंपनी ने जो है एक शेयर 10 रुपए का इशू किया हुआ है, तो 100 करोड़ डिवाइड बाय 10 आप कर लेंगे तो इतने यूनिट्स जो है वो मार्केट में शेयर होल्डर्स ने कंपनी से ले रखे हैं। तो ये क्या कह रहा है? शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड शेयर इंक्लूड्स स्टॉक। तो मैंने आपको बताया था शेयर और स्टॉक में कोई डिफरेंस नहीं होता जब तक एक्सप्रेसली उसके डिफरेंस को बताया ना गया। अगर आप शेयर्स को यूनिट्स में देखते हो, यूनिट्स में नंबर्स में देखते हो तो शेयर कहते हैं, और अगर आप शेयर्स को परसेंटेज में देखते हो तो उसको कहते हैं स्टॉक। ऑल वेल। तो कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स हैविंग ए सर्टेन फेस वैल्यू। जैसे एक शेयर 10 रुपए का है तो एक शेयर मतलब एक यूनिट जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, तो ईच सच यूनिट इज टर्म्ड एज शेयर। ऑल वेल बेटे। तो ये हमारा शेयर का एक बहुत छोटा सा मीनिंग था जो हम लोगों ने पढ़ा। अब मेनली हम लोग बेटे मेरे स्टार्ट कर रहे हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैं आपको अंदर बताने से पहले यहीं पर काफी सारी चीजें ओरली बता दूंगा। शेयर कैपिटल हमारी दो तरीकों की होती है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बहुत अच्छे से सुनना, यहां पर लगभग ओरल में मैं पूरा का पूरा आपको ये क्लियर करवा दूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल बेटे दो तरीकों के होते हैं। एक तो होता है इक्विटी शेयर विद सेम वोटिंग राइट, विद वोटिंग राइट, या इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ऑल वेल। तो ये जो इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया था। मैंने क्या कहा था कि कुछ कंपनीज जो होती हैं, वो कंपनीज क्या करती है, वो अपने शेयर होल्डर से, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर से, मेंबर से ये बोलती हैं कि आप लोग एक काम करो, हमसे एक्स्ट्रा डिविडेंड लो और अपने उस एक्स्ट्रा डिविडेंड के बदले में अपने हिस्से का वोटिंग राइट हमें दे दो। कुल मिलाकर कंपनी जो शेयर इशू करती है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू करती है, जिसमें कंपनी ये बात बोलती है कि आपका वोटिंग राइट हमारे पास रहेगा और हमारा जो डिविडेंड है वो आप लोग ले लीजिए। तो फिर शेयर होल्डर कहते हैं ठीक है, हमें तो डिविडेंड से मतलब है। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको वोटिंग पावर से कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पर कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने प्रमोटर्स वगैरह की वोटिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इशू करती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स। ऑल वेल। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर कुछ इतनी आसानी से एक कंपनी इशू नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान करने पड़ते हैं।
सबसे पहली बात, जब भी कंपनी कोई डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू करेगी तो वहां पर कंपनी ने पिछले सालों में डिफॉल्ट ना किए हो अपने डिपॉजिट की पेमेंट में, क्रेडिटर्स की पेमेंट में, सेबी वगैरह के कुछ रेगुलेशंस में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो, अपने कुछ एनुअल रिटर्न जो कंपनी ने भरे हो उसमें कोई डिफॉल्ट ना किया हो, रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, और कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी इशू ऑफ डिफरेंशियल वोटिंग राइट ऑफ शेयर इशू करने के लिए। ऑल वेल, तो ऐसी कुछ बहुत सारी बातें हमने डीवीआर के अंदर पढ़ी थी जो कि आगे आने वाली है। तो इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर विद सेम वोटिंग राइट जो कि नॉर्मल होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है जी। फिर होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सा होता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। एक कंपनी शेयर इशू करती है प्रेफरेंस शेयर के नाम से, जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है। क्या सर, एक मिनट वेट। तो कंपनी जो होती है वो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। अब जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कई सारे तरीकों के होते हैं। भारत के अंदर प्रेफरेंस शेयर पहले रिडीमेबल इरिडीमेबल होते थे, बट अब प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ही आप इशू कर सकते हो। ऑल वेल, तो रिडम्पशन कितना होता है प्रेफरेंस शेयर का, तो 20 साल का रिडम्पशन पीरियड होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करती है तो फिर रिडम्पशन पीरियड 30 साल का हो जाता है। हालांकि 21st ईयर से वो कंपनी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 10% जो है वो हमेशा डालती रहती है, जब तक पूरा का पूरा रिडम्पशन ना हो जाए। क्लियर है। तो देखिए बेटे, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बेटा, जरा एक तो यहां पर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कहता है कैरीज प्रेफरेंशियल राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वाइंडिंग अप के समय पर इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में होती है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होती है। बस प्रेफरेंस शब्द का मतलब यही होता है। ऑल वेल, मतलब अगर मैं किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं तो मुझे वाइंडिंग अप के समय पर जब पैसे मिलेंगे तो वो इक्विटी शेयर से पहले मिलेंगे, और जब कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो डिविडेंड जारी करते वक्त पहले डिविडेंड मुझे मिलेगा, उसके बाद इक्विटी वाले को मिलेगा। क्या इनको वोटिंग राइट होता है, तो जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता। लेकिन जब इनके अधिकारों का इफेक्ट पड़ता है, अधिकार पे इफेक्ट पड़ता है, तब ये वोटिंग कर सकते हैं। जैसे इनको डिविडेंड नहीं मिला या कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इनको वोटिंग राइट होता है, अदरवाइज वोटिंग पावर नहीं होती। ऑल वेल, तो लेट्स स्टार्ट बेटे। तो वोटिंग राइट की इन्होंने बात करी, क्या इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट होता है, तो हाँ जी, इक्विटी शेयर को हर रेजोल्यूशन में वोटिंग पावर होता है। इक्विटी शेयर आप खुद सोचो, इक्विटी शेयर होल्डर एक तो सबसे लास्ट में पेमेंट ले रहा है, वो डिविडेंड भी सबसे एंड में ले रहा है, तो कुछ तो प्रिविलेजेस इक्विटी शेयर को मिलना चाहिए। तो उसको मिलता है रेजोल्यूशन का अधिकार, मतलब वोटिंग का अधिकार। हर रेजोल्यूशन के अंदर वोटिंग इक्विटी शेयर होल्डर करता है। ऑल वेल, और अदर्स की बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स तीन तरीकों के, एक इक्विटी शेयर हैविंग डिफरेंशियल राइट, एक निधि कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, और एक अदर्स की बात करो तो अगर कोई अदर कंपनी है तो वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर पेड अप शेयर कैपिटल जितना भी होता है उसके प्रोपोर्शन में वोटिंग करते हैं। निधि कंपनी के अंदर भी पेड अप शेयर कैपिटल के प्रोपोर्शन में वोटिंग करते हैं, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट में जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो मैंने बताया ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के अंदर वोटिंग पावर ही तो नहीं होता, जो लोग डीवीआर के शेयर खरीदते हैं उनके पास वोटिंग पावर नहीं होता, उनका वोटिंग पावर कंपनी अपने पास रखती है। हाँ, उनको बदले में डिविडेंड देती है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, या जो भी डीवीआर कंपनी ने इशू करे उसके अंदर लिखा होगा कि क्या वोटिंग पावर आप लोगों का होना चाहिए। ऑल वेल, तो ये हमारे डीवीआर के हैं। नीचे देखते हैं, निधि कंपनी में ये बात बोली
कैन नॉट एक्सरसाइज वोटिंग राइट ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ टोटल वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी वोटिंग पावर है उसके 5% से ज्यादा वोटिंग वो लोग पोल में नहीं कर सकते। कौन लोग? निधि कंपनी के अंदर। बस निधि कंपनी के अंदर ये चेंज है, बाकी और पूरा का पूरा बिल्कुल सिंपल है। तो इक्विटी शेयर हमने किया, अब प्रेफरेंस में करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इन प्रोपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल वो लोग अपनी वोटिंग करते हैं, लेकिन जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैरीज प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। हाँ जी, जब वाइंडिंग अप हो रहा होता है या डिविडेंड अनाउंस होता है, अगर उस समय पर वोटिंग की बात करते हैं तो पेड अप शेयर कैपिटल वालों को, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को वोटिंग का अधिकार होता है। कब होगा? जब उनका इंटरेस्ट डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा हो या पिछले 2 साल से उन लोगों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना मिला हो या वाइंडिंग अप की सिचुएशन में। ऑल वेल, तो देखो क्लियरिटी करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कब करेंगे सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग तब करेंगे जब कोई उनका इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो या उनको पिछले 2 साल से डिविडेंड ना मिला हो या वाइंडिंग अप के समय पर। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है हमारा इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो मेरे प्यारों, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, मैं यहां से रिवीजन करवाऊंगा सारांश से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने नोट्स की तरफ भी जाऊंगा, जो हमने रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को मैंने नोट डाउन करवाए थे, वहां से भी कुछ टॉपिक्स बचेंगे तो वो वहां से करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब अभी ये पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर में शेयर कैपिटल को हम कंप्लीट करेंगे, तब जाकर उठेंगे। ठीक है बच्चा, तो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 54, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो बेटा स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में क्या बताया था? जब कोई कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉय को उनकी कड़ी मेहनत के बदले, स्वेट मतलब पसीना, उनकी कड़ी मेहनत के बदले, कड़ी मेहनत इन द सेंस वो डायरेक्टर्स और वो एम्प्लॉय जो है वो कुछ स्पेशल जानते हैं जिनकी वजह से कंपनी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है, तो उसके बदले में वो शेयर्स इशू करते हैं। ऑल वेल, तो वो शेयर बहुत ही कम दाम में इशू किए जाते हैं। जैसे मार्केट प्राइस 2000 रुपए का है तो 5 रुपए में कर दिए, इसको कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्या स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी इस तरीके से कैसे भी इशू कर देगी? नहीं जी, स्वेट इक्विटी शेयर इतना इजी भी नहीं है इशू करना। कंपनी को मेंबर्स के परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के लिए। और एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर अपनी पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल के 15% और टोटल शेयर कैपिटल के 15% एक बार में स्वेट इक्विटी शेयर एक बार में 15% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर, इतना ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। और ओवरऑल एक कंपनी 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल से ज्यादा का स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती। हालांकि स्टार्टअप कंपनियों को जो है वो 50% तक की लिमिट दे रखी है। मतलब अगर आप स्टार्टअप कंपनी है तो आप अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को 50% तक का स्वेट इक्विटी शेयर, स्टार्टअप किसको कहते हैं? जो शुरुआती, जिस साल इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके 10 साल तक वो कंपनी जो है वो स्टार्टअप कहलाती है। ऑल वेल, तो ये स्वेट इक्विटी शेयर की कुछ बातें थी, अब इसके अंदर देखते हैं। तो बेटे इक्विटी शेयर इश्यू करती है कंपनी अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉय को डिस्काउंट पे या कंसिडरेशन अदर देन कैश पर। क्यों इश्यू करती है? क्योंकि उनका नो हाउ या उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कुछ वैल्यू एडिशन वो लोग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो कंपनी चाहती है कि हमारा एम्प्लॉय खुश रहे, हमारा डायरेक्टर खुश रहे, वो ऑलवेज हमारे पास रिटेन रहे, तो उनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी सेक्शन नंबर 53 के अंदर। सेक्शन नंबर 53 किस चीज का था? वो ये कहता था इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एक कंपनी इशू नहीं कर सकती। 1956 वाले एक्ट में, 1956 कंपनीज एक्ट में 10% तक की लिमिट थी, जो कि 2013 वाले एक्ट में हटा दी गई है। एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। ऐसे तो वो अपने रिश्तेदारों वगैरह को डिस्काउंट पे दे देंगे शेयर, डायरेक्टर ने अपने फूफा के लड़के को दे दिया शेयर इशू, तो फिर वो मना कर दिया कंपनीज एक्ट ने। बस एक एक्सेप्शन कंपनीज एक्ट में ये है कि स्वेट इक्विटी शेयर एक कंपनी इशू कर सकती है, इसके अलावा कभी भी डिस्काउंट नहीं दे सकती। तो यहां पर वही लिखा है।
Section 53 provides that except the issue of sweat equity share under Section 54, a company shall not issue share at discount. All well. तो अब कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर अगर आप करते हो तो आपकी कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कंडीशन नंबर 1 मेरे प्यारे, कंडीशन नंबर 1 ये कहता है कि आप उन्हीं शेयर को स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो विच आर ऑलरेडी इश्यूज, मतलब सिर्फ उन क्लास ऑफ शेयर आप इशू कर सकते हो जो कंपनी ने ऑलरेडी इशू किए हुए, मतलब कोई नए क्लास का शेयर स्वेट इक्विटी में इशू नहीं कर सकता। ऑल वेल, पहली बात समझ में आ गई। ऑलरेडी इशूड जो शेयर हैं, जिन क्लासेस के शेयर्स इशूड हैं उन्हीं को आप इशू कर सकते हैं, इनके अलावा आप इशू नहीं कर सकते। अगली बात कह रहा है इशू इज ऑथराइज्ड बाय, मैंने क्या बताया था, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी, एसआर पास करना पड़ेगा। ऑल वेल बेटे। और दूसरी बात, इन केस ऑफ कंपनी हु शेयर आर नॉट लिस्टेड, जिनके शेयर लिस्टेड नहीं है, एसआर ऑथराइजिंग द इशू इज वैलिड फॉर मेकिंग द अलॉटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग, मतलब 12 महीने के अंदर आप स्वेट इक्विटी शेयर जो है वो जारी कर देना, मतलब जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया उसके 12 महीने के अंदर तक आप वो शेयर जो है अपने डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज को दे देंगे। जब भी रेजोल्यूशन पास होंगे तो मेंबर्स को बताया जाएगा कितने नंबर ऑफ शेयर का हम लोग इशू कर रहे हैं, क्या उसका करंट मार्केट प्राइस है, अगर कुछ कंसीडरेशन लिया जा रहा है तो वो क्या लिया जा रहा है, और कौन से क्लास के शेयर्स जो है वो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को इशू किए जा रहे हैं। तो शेयर्स के अलग अलग क्लासेस होते हैं, तो कौन सी क्लास के शेयर्स को डायरेक्टर को दिए जा रहे हैं। ऑल वेल, यहां तक ओके। फिर देखते हैं कि इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बी अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन और रूल्स। तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्वेट इक्विटी शेयर को इशू करने के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर शेयर्स लिस्टेड होंगे तो सेबी के रूल, ये बात तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कंपनीज एक्ट की रेगुलर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जब भी बात लिस्टेड कंपनी की आती है तो सेबी अपने आप वहां पर आ जाता है। और अदर देन अब में रूल नंबर 8 एक कंपनी फॉलो करती है, मतलब जो अनलिस्टेड कंपनी है वो रूल 8 को फॉलो करती है। ऑल वेल। तो रूल 8 क्या कहता है? सबसे पहली बात, एप्लीकेबिलिटी, एक कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी which is not required to comply with the SEBI regulation on sweat equity। देखो, जो लिस्टेड कंपनी है वो तो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करेगी, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी नहीं है वो रूल नंबर 8 को फॉलो करेगी। अब रूल नंबर 8 क्या कहता है मेरे प्यारो? सबसे पहली बात, एक कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर द मैक्सिमम अमाउंट, एक साल में एक बार में, मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम अमाउंट जो है वो उसकी एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल का 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हाईयर, एक बार में। और अगर क्यूमुलेटिव करो, मतलब टोटल मिलाकर पिछले सालों से भी आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, टोटल आपका स्वेट इक्विटी शेयर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टार्टअप कंपनी अगर आप हो तो 50% ऑफ पेड अप कैपिटल तक का आप कर सकते हो। और स्टार्टअप कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट से लेकर अगले 10 साल तक स्टार्टअप कंपनी मानी जाती है, उस बीच में वो इशू कर सकते हैं कितना, 50%, क्योंकि स्टार्टअप में डायरेक्टर और एम्प्लॉइज को और ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि कंपनी तो अल्टीमेटली वही लोग चला रहे शुरुआत में। ठीक है। अगली बात ये कहता है लॉक इन पीरियड होता है। अब देखो, स्वेट इक्विटी शेयर में भी कुछ फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने स्वेट इक्विटी जारी करा अपने किसी रिश्तेदारों को, इशू हुआ, 1-2 महीने बाद रिश्तेदार ने वो शेयर मार्केट में बेच दिए, मिले थे फ्री में, 2000 के शेयर थे, मान लो 5 रुपए में मिले, उन्होंने मार्केट में 2000 में बेच दिए, तो ये भी डर रहता है। तो बोल दिया है कि सर 3 साल तक का लॉक इन पीरियड रहेगा। कह रहा है लॉक्ड इन, मतलब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। हालांकि रेगुलर नोट्स में आप जाएंगे तो वहां मैंने ये बताया हुआ कि यू कैन प्लेज योर शेयर, मतलब आप गिरवी रख सकते हो लेकिन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको बताया था डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर द ईयर इन विच सच शेयर्स आर इशूड द स्पेसिफाइड डिटेल ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है, ये हमने बुक्स ऑफ अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था डायरेक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट के अंदर कितना स्वेट इक्विटी शेयर किया है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेंगे। और एक बात, स्वेट इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, जैसे मैं आपसे कह रहा था
2000 रुपए का शेयर 5 रुपए में दे दिया। तो ये मैंने कैसे बताया 2000 रुपए की वैल्यू है? तो ये एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है, इसका प्राइस डिटरमाइन करता है कौन? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ऑल वेल। तो ये हमारा क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आया। अब अगला टॉपिक है आपका पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। अब ये पर्सोनेशन क्या होता है? पर्सोनेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे, कोई पर्सन जो है, कोई इंडिविजुअल या कोई आर्टिफिशियल पर्सन दूसरे अलग अलग नामों से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। जैसे कि मान लो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारी फेक शेल कंपनी बनाई और उन शेल कंपनियों से मैंने, कोई एबीसी लिमिटेड है, उस एबीसी लिमिटेड के शेयर्स इशू हो रहे, मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे ये सारे शेयर मिल गए, फिर मैंने इन कंपनियों से खुद ले लिए। इसको कहते हैं पर्सोनेशन। तो मैं दीपक पाठक अपने नाम के अलावा किसी और नाम से, फेक नाम से जो है वो किसी कंपनी के शेयर हथियाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको पर्सोनेशन बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छी वाली पेनल्टी है। तो कह रहा है इफ एनी पर्सन deceitfully personate as an owner of any security or interest in a company, as an owner of any share warrant or coupon issued in pursuance of this act, and thereby obtain or attempt to obtain any such security or interest, वो कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट किसी कंपनी के लेने की कोशिश करता है, तो वो बंदे को जेल हो सकती है, पनिशमेंट होगा 1 साल से लेकर 3 साल तक, और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक फाइन होता है। तो इसको कहते हैं पर्सोनेशन। ऑल वेल। अगला टॉपिक मेरे प्यारे है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। क्या कह रहा है सर ये? बेटा टॉपिक क्या है कि मान लो कि ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिशन होता है। अब सर ये क्या है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन? तो हमने पढ़ा हुआ है, एक्स ने वाई को वॉलेंट्री अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, इसको ट्रांसफर कहते हैं। इस केस में एक्स की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद इसके शेयर जो है ऑटोमेटिकली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। ऑल वेल। अब मान लो कि भाई एक्स ने वाई को शेयर दिए, ट्रांसफर किया, तो पहले शेयर एक्स के नाम पे थे, अब वो शेयर किसके नाम पे होने चाहिए? वो वाई के नाम पे होने चाहिए। तो ट्रांसफर की अपील की होगी, मतलब ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कंपनी को की। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ट्रांसफर करने से रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यहां पर वो बात होगी। समझ में आ गई बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्स ने अपने शेयर वाई को दिए, वाई गया कंपनी में कि मैंने शेयर एक्स से ले लिए, ये देखो ट्रांसफर डीड। कंपनी ने एक्स का नाम काट के वाई का नाम लिखना है, लेकिन कंपनी वाई का नाम लिखने से रिफ्यूज कर रही है, मना कर रही है, या कोई रिप्लाई ही नहीं दे रही। तो इन सारी सिचुएशन में ये वाला टॉपिक आता है। टॉपिक कहता है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। टॉपिक क्या है? रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी ने रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया, तो आप उसके अगेंस्ट में, जो कंपनी ने रिफ्यूज किया उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। तो अपील करने कहां जाओगे? आपका एक ही ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऑलवेल कितने दिन में जा सकते हैं? तो वही सारी चीज इसके अंदर पढ़नी है। तो देखो जी, it contains the procedure which needs to be followed by a company while refusing to register the transfer of security. It also contain process of filing appeal against such refusal. ठीक है जी। तो ये कह रहा है refusal to transfer of share or transmission of the rights to any security or interest of a member. मतलब किसी मेंबर ने कोई ट्रांसफर किया और एक कंपनी जो है वो रिफ्यूज कर रही है उस ट्रांसफर को रजिस्टर्ड करने में। तो अगर प्राइवेट कंपनी कर रही है तो क्या होगा? तो देखो, प्राइवेट कंपनी ने अगर सेंड किया है नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद रीजन, मतलब कि जैसे एक्स ने शेयर ट्रांसफर करे हैं वाई को, और कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। तो एक्स और वाई में से कोई भी, मान लो एक्स ने वाई को ट्रांसफर करे, वाई गया एबीसी लिमिटेड में, उसने कहा कि जी मेरा ट्रांसफर रजिस्टर्ड कर लो, मतलब एक्स का नाम हटाकर मुझे मेंबर बना दो वाई। तो इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने मना कर दिया कि जी हम नहीं करेंगे, मतलब मना किया होगा तो इसने नोटिस दिया होगा। ऑल वेल। तो सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद रीजन, तो रीजन बताया प्राइवेट कंपनी ने कि इस वजह से हम आपके ट्रांसफर को
जो है वो वैलिड नहीं ठहरा सकते। हम आपका नाम जो है एज मेंबर नहीं लिखेंगे। तो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और द इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन डिलीवर्ड टू द कंपनी, तो 30 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, अगर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अगर कंपनी ने नोटिस दे दिया विद रीजन, तो आप अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल को, नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल को। अगर आपको नोटिस सर्व हुआ है तो 30 दिनों के अंदर, और कोई भी नोटिस सर्व नहीं हुआ तो 60 दिन के अंदर। ऑलवेज दोबारा से समझा रहा हूं, आज मेरा मिस्टर एक्स ने वाई को, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बता दूंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। एक्स ने वाई को अपने शेयर्स ट्रांसफर करे, कंपनी प्राइवेट थी, वाई कंपनी के पास जाता है, वाई कहता है कि सर मेरा ट्रांसफर कर दो, मतलब एक्स का नाम हटाकर अब मेरा नाम लिख दो। वाई ने, सॉरी, कंपनी ने जो है वो एक्स का नाम हटाकर वाई का नाम लिखने से मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया। तो अब अधिकार है वाई के पास, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है, जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके विद इन 60 दिन के अंदर एनसीएलटी में जाने का, अगर कंपनी ने कोई नोटिस दिया ही नहीं, मतलब कंपनी ने कोई रिफ्यूजल नोटिस नहीं दिया। और अगर कंपनी ने नोटिस दिया है तो 30 दिन के अंदर, तो विद इन 30 डेज जो है हम एनसीएलटी में जा सकते हैं। ओवरऑल अगर आप यहां देखें तो टोटल टाइम 60 दिन का ही है ट्रांसफर होने के बाद। देखो जैसे ही ट्रांसफर होता है उसके 30 दिन के अंदर हमें ट्रांसफर रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो कंपनी ने विद इन 30 डेज अगर नोटिस दे दिया तो उसके बाद के 30 दिन के अंदर हम एनसीएलटी चले जाएंगे। मान लो कंपनी ने नोटिस दिया ही नहीं, तो जिस दिन ट्रांसफर किया गया था उसके 60 दिन के अंदर हम एनसीएलटी में चले जाएंगे। ऑल वेल। फिर ये करता है पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी रिफ्यूज कर रही है, पहली बात तो पब्लिक कंपनी रिफ्यूज कर ही नहीं सकती बिना किसी सफिशिएंट रीजन के, और अगर रिफ्यूज कर रही है तो कंपनी में रिफ्यूज टू रजिस्टर ट्रांसफर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसके 30 दिन के अंदर वो जो है रिफ्यूज कर सकती है ट्रांसफर करने से। आपको कोई दिक्कत है तो रिफ्यूज होने के 60 दिन के अंदर आप एनसीएलटी चले जाओ, या 90 दिन के अंदर आप एनसीएलटी चले जाओ जिस दिन ट्रांसफर हुआ है। ऑल वेल। जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसके 90 दिन में, और जिस दिन कंपनी ने रिफ्यूज किया उसके 60 दिन में। ऑल वेल। तो ट्रिब्यूनल विल ईदर डिसमिस अपील और ऑर्डर द फॉलोइंग। अगर ट्रिब्यूनल को कंपनी की बात जेन्युइन लगती है तो अपील को डिसमिस कर देगा, अदरवाइज ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देगा कि भाई आप इसके ट्रांसफर को रजिस्टर्ड करो। तो कंपनी जिस दिन ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा उसके 10 दिन के अंदर रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर कंपनी जो है वो ट्रांसफर रजिस्टर्ड कर लेगी। और अगर कोई कंट्रावेंशन होता है तो फिर फाइन भी है और जेल भी है। ऑल वेल बेटे। अब बेटे सबसे अच्छा टॉपिक हमारा, बहुत अच्छा टॉपिक है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का। सेक्शन नंबर 61 से 670 की ये पूरी सीरीज है जिसमें ये कहता है पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट शेयर कैपिटल, राइट इशू, बोनस इशू, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल। ये सारे टॉपिक अपने आप में एक धुरंधर टॉपिकों में से एक है। क्लियर है? तो कोशिश करता हूं मैं आपको ये सारे टॉपिक समझाने की। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला है ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 61। बेटे मेरे ध्यान से सुनना, आप मेरे को वर्बली यहां पर पूरा समझ लो, फिर मैं इसके अंदर से पढ़ाऊंगा। देखो जी, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और मैं आपको एक और पढ़ाऊंगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, दोनों को ध्यान से सुनो। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 61 है और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 66 है। ऑल्टरेशन मींस चेंज करना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। मतलब शेयर कैपिटल ऑल्टरेशन कह रहा है चेंज करना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना। सर दोनों एक ही बात लग रही है, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ध्यान से सुनो। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में कभी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता।
रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में कंपनी की पेड अप कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है, ऑल वेल, कुछ बात समझ में आई? ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में कंपनी की पेड अप कैपिटल पर इफेक्ट नहीं पड़ता, रिडक्शन में कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऑल्टरेशन मींस सिंपल, एक कंपनी अपनी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को मान लो इंक्रीज करना चाहती है, किसको? ऑथोराइज शेयर कैपिटल को। क्लियर है? या कंपनी क्या करना चाहती है, वो अपने शेयर्स की हायर डिनोमिनेशन की वैल्यू है जिसको स्मॉल में करना चाहती है। मान लो कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, तो वो अब उस शेयर को 10 रुपए का बनाना चाहती है। या कोई शेयर 10 रुपए का है, उसको 100 रुपए का बनाना चाहती है। या कंपनी अपने उन शेयर्स को जो अभी तक अनसोल्ड हैं, वो शेयर्स जो अभी तक अनसोल्ड हैं, उनका जो है वो खात्मा करना चाहती है। मतलब वो बैलेंस शीट वगैरह में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बिना बात के वो रखे हुए हैं और उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि वो शेयर तो अनसोल्ड थे, तो पेड अप शेयर कैपिटल का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कंपनी क्या कर रही है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रही है। बेटा अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल को डिक्रीज कर रही होती तो ऑल्टरेशन नहीं होता, तो डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल होता है। ये बात आप लोग याद रखना, रिपीट कर रहा हूं, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी अगर अपनी इंक्रीज कर रही है ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो उसको ऑल्टरेशन बोलेंगे। कंपनी अपने हायर शेयर की वैल्यू है उसको स्मॉलर में जा रही है, स्मॉलर से हायर में जा रही है, या कंपनी का अनसोल्ड जो शेयर था वो कन्वर्ट कर रही है, तो इन सबको आप क्या बोलते हो, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो एक बार ध्यान से सुनना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर क्या होता है, रिडक्शन में पेड अप शेयर कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे? या तो कंपनी अपने मेंबर्स की लायबिलिटी रिड्यूस कर देती है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, या अमाउंट रीपेड कर देती है। अब सर दोनों क्या है? मान लो कि कंपनी को मेंबर से 1 रुपए अभी लेने पर शेयर के, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, 9 रुपए का पेड अप हो चुका था, 1 रुपए पर शेयर होल्डर से भी लेने पर शेयर। तो कंपनी कहती है कि अब आपको वो 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, इससे होता है मेंबर की लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। या कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में रीपे कर रही है, मतलब कि 10 रुपए के शेयर्स थे, सबने पेमेंट कर दी थी, कंपनी सबको 1 रुपए जो है वो वापस कर रही है, या 2 रुपए जो है वो वापस कर रही है, तो इसको कहते हैं रिडक्शन। तो बेटे दोनों ही केस में पेड अप शेयर कैपिटल पर असर पड़ा है, और ऑल्टरेशन में पेड अप शेयर कैपिटल पर असर नहीं पड़ता। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए लिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल कैन ऑल्टर द कैपिटल क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए के अंदर कैपिटल क्लॉज है, तो यहां पर उसका ऑल्टरेशन हो रहा है, तो इफेक्ट तो कैपिटल क्लॉज पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल कैन ऑल्टर द कैपिटल क्लॉज प्रोवाइडेड अथॉरिटी टू ऑल्टर इज गिवन बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है? और साथ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना है, जो कि यहां पर लिखा नहीं है, मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। ठीक है? दोनों चीज कर ली। तो क्या क्या ऑल्टरेशन में आ सकता है, बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल। याद करना, मैं दोबारा कह रहा हूं, डिक्रीजिंग अगर करते तो वो ऑल्टरेशन नहीं होता, उसको डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल कहते हैं, हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा हुआ है। बाय कंसोलिडेटिंग एंड डिवाइडिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ इट्स शेयर इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट। जैसे कोई शेयर 10 रुपए का था, उस शेयर को 100 रुपए का कर दिया, तो कोई इफेक्ट पेड अप कैपिटल पे पड़ा ही नहीं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स के पास 10,000 शेयर थे एट ₹10 पर शेयर, तो टोटल कितने, 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने दिए थे कंपनी को। तो अब भी मिस्टर एक्स के 1 ही लाख रुपए होंगे, हालांकि मिस्टर एक्स के शेयर अब हो गए 1,000 शेयर, और एक शेयर कितने का हो गया, 10 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का। तो ये लोअर डिनोमिनेशन को बड़े में हाई में कर दिया, या हाई को कंपनी लो में कर सकती है। ठीक है? तीसरा कह रहा है बाय कन्वर्टिंग ऑल और एनी ऑफ इट्स फुली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, या स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर दो। तो शेयर्स को
शेयर्स नंबर में होते हैं, उसको स्टॉक में कर दिया मतलब परसेंटेज में शो कर दिया। तो क्या कोई इफेक्ट पड़ा पेड अप कैपिटल पे? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। या सब डिवाइडेड द होल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट, ये मैंने आपको बता दिया। बाय कैंसिलिंग दो शेयर विच हैव नॉट बीन टेकन अप एंड रिड्यूस इट्स कैपिटल अकॉर्डिंगली, उन शेयर्स को कैंसिल कर दिया जो अभी किसी ने लिए ही नहीं है, अनसोल्ड शेयर्स हैं वो किसी ने नहीं लिए, उनको आपने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया। आ गया मेरे प्यारे समझ में? ठीक है जी, चलो जी अगला पॉइंट है हमारा फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसको आप कहते हैं राइट इशू, सेक्शन 62। अब ये राइट इशू क्या होता है मेरे प्यारे? राइट इशू का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने शेयर जब इशू करती है तो वो बाहर इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से भी पूछ लेती है कि क्या आप ये शेयर लेना पसंद करोगे। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 15 से 30 दिन का समय दिया जाता है कि आप हमें बता दीजिए कि आप क्या ये वाले शेयर्स हमसे परचेज करना चाहते हो, क्योंकि हम मार्केट में जा रहे हैं शेयर को बेचने के लिए। और मान लो कंपनी अगर एक शेयर इशू कर रही है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से नहीं पूछना चाहती, तो कंपनी उन्हीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाती है, तब जाकर वो मार्केट में डायरेक्टली शेयर बेच सकती है। ऑल वेल, तो राइट शेयर क्या कह रहा है? ए राइट इशू इन्वॉल्व preemptive subscription right to buy additional security in a company offered to the company's existing security holders। कंपनी के एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर को अधिकार दिया जाता है कि आप लोग हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हो। क्यों दिया जाता है ये अधिकार? क्योंकि मान लो डायरेक्टली अगर एक कंपनी शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना देकर डायरेक्टली बाहर दे रही है तो उससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पर फर्क पड़ जाता है, वो कम हो जाती है। इसीलिए उनको अधिकार दिया गया है कि आप लोग हमारे शेयर परचेज कर सकते हो। तो इशू ऑफ फर्दर शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट इशू तो अगर आपको करना है तो एसआर पास करेंगे प्लस ऑफर थ्रू देंगे नोटिस, नोटिस के थ्रू आप ऑफर देंगे। तो याद करो प्रोस्पेक्टस में हमने पढ़ा है राइट इशू के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ नोटिस से काम चल जाता है। और अगर फर्दर शेयर आप इंप्लॉइज को दे रहे हो ई शॉप के माध्यम से तो मात्र स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और किसी भी पर्सन को दे रहे हो फॉर कैश और नॉन कंसिडरेशन तो एसआर पास करो, बात खत्म हो गई। ये कह रहा है नोटिस शैल बी डिस्पैच टू ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। कम से कम इशू स्टार्ट होने से 3 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो शॉर्टर नोटिस भी चलेगा, मतलब लेस देन 3 days का भी चलेगा, लेकिन 90% कंसेंट जो है इन राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक मोड उन मेंबर से अगर प्राइवेट कंपनी है तो ले सकते हैं। ऑल वेल, तो अब बात करते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर की। 63 बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर मतलब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बोनस शेयर इशू करती है। ऑल वेल, तो बोनस शेयर आप सिर्फ 3 जगहों से इशू कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। तो बोनस शेयर इशू कर सकते हो फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। और बोनस शेयर कभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप इशू नहीं कर सकते, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो एसेट्स के लिए बना होता है। ऑल वेल, तो बोनस सिर्फ 3 जगहों से, कहां से? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर। ऑल वेल, क्लियर है? अब उसके बाद कंपनी में कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट और रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर। तो यहां पर याद रखना बोनस शेयर कंपनी जब भी इशू करती है वो फुली पेड अप ही बोनस शेयर होना चाहिए, पार्टली पेड अप बोनस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। बोनस देने से पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन लो और जनरल मीटिंग करेंगे तो जीएम लिखा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है बोनस शेयर इशू करने में। कंपनी जब भी बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो अपने एफडी या डेब्ट सिक्योरिटी वगैरह में। खुद ही सोचो, आज मैं बोनस इशू कर रहा हूं तो मैं बोनस इशू करूंगा लेकिन मैंने पहले डिफॉल्ट किया है, तो क्या मेरा बोनस इशू करना जायज है? एक कंपनी ने कोई भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में डिफॉल्ट ना किया हो, कंपनी ने अपने कोई स्टेट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह, बोनस वगैरह में, बोनस वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाला, वहां पर कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो, कंपनी आउटस्टैंडिंग पार्टली पेड अप शेयर है तो उनको पहले फुली पेड अप करेगी तभी बोनस शेयर इशू कर सकती है। ये हमने ऊपर बताया, मैंने कहा कि पार्टली पेड अप बोनस शेयर आप इशू नहीं कर सकते।
ऑल वेल। तो ये हमारा बोनस का है। तो ये बोनस आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये और एक बायबैक ऑफ शेयर। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन नंबर 66। तो देखो, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल 61, जहां मैंने बताया था कि ऑल्टरेशन में पेड अप शेयर कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप बात करते हो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की, तो कंपनी यहां पर जब भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रही है तो पेड अप शेयर कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। खुद सोच के देखो, पेड अप शेयर कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पे इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो कंपनी जब भी रिडक्शन करेगी तो बहुत सारे नियम का पालन करने पड़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल में परमिशन लेंगे, ठीक है, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे मेंबर से पूछ के, और एक बार एनसीएलटी को भी बताएंगे, क्योंकि एनसीएलटी क्या करने वाली है, एनसीएलटी बाकी के क्रेडिटर से पूछने वाली है कि कंपनी जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करेगी उससे क्या आपके अधिकारों पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। और अगर क्रेडिटर ने हाँ बोल दिया, अपनी रजामंदी दे दी, तो कंपनी अपना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर सकती है और आरओसी को भी बताना पड़ेगा। ऑल वेल। तो रिडक्शन में क्या होता है, मैंने कहा था या तो लाइबिलिटी कम होती है या तो रीपेमेंट करती है कंपनी। ये मैंने आपको पूरा वर्बली बताया। अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या कहता है। कह रहा मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ, ठीक है, बिकॉज एनी रिडक्शन ऑफ कैपिटल डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम होना, द फंड, जिससे क्रेडिटर और अदर डेप्ट होल्डर को जो है, आउट ऑफ विच क्रेडिटर एंड अदर डेप्ट होल्डर आर टू बी पेड, देयरफॉर एडवर्सली इंपैक्ट देम, तो उनको फर्क पड़ सकता है। बट sometime it may become necessary for the company to bring about a reduction in its capital, बट कभी कभी कंपनी को अपना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ता है। तो अगर करेगी तो इन्हीं क्रेडिटर और इन्हीं डेप्ट होल्डर से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर करेंगे, वरना नहीं कर सकते रिडक्शन, ठीक है। तो कंपनी बीइंग कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल मे रिड्यूस द शेयर कैपिटल इन द फॉलोइंग मैनर। तो क्या कह रहा है, एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑन इट शेयर। तो मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी आप कम कर सकते हो, मतलब कि हमें मेंबर से 1 रुपए पर शेयर अभी लेने हैं आउटस्टैंडिंग, हमने कहा दो मत, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। कैंसल एनी पेड अप शेयर विच इज लॉस्ट इज और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय एनी अवेलेबल एसेट्स, पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ वांट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल है, बहुत ज्यादा है, कंपनी को इतने पैसों की जरूरत है नहीं, तो कंपनी ने कहा 1-1 रुपए सबको वापस दे दो, ठीक है बेटा, बायबैक नहीं कर रहे, बायबैक इज अ डिफरेंट थिंग, या अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जा रहा है। तो लेकिन आप ये सारे काम तब कर सकते हो जब पास करोगे स्पेशल रेजोल्यूशन, अपने मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन करोगे, और आपने डिपॉजिट्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट पिछले सालों में पूरी करी होगी। आप अभी रिडक्शन तब करोगे जब आपने पहले की पेमेंट में कोई भी दिक्कत ना करी हो। तो देखो डिफरेंट थिंग हो गई। अगर कंपनी लाइबिलिटी रिड्यूस करती है तो ट्रिब्यूनल के पास जाना है, और अगर कंपनी पेड ऑफ करती है मतलब अपनी तरफ से देती है, लाइबिलिटी रिड्यूस करने का मतलब लेने थे पर ले नहीं रहे, और पेड ऑफ का मतलब कंपनी पे पैसा है, कंपनी वापस दे रही है। तो जब कंपनी पे पैसा है और कंपनी वापस दे रही है, तब एसआर पास करना है, मेमोरेंडम ऑल्टर करना है, और पिछले टाइम इंटरेस्ट डिपॉजिट वगैरह में कोई दिक्कत ना करियो। लेकिन जब लाइबिलिटी रिड्यूस करते हैं तो नोटिस दिया जाता है किसको, ट्रिब्यूनल को, इश्यू ऑफ नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आरडी के पास है, रजिस्ट्रार को, सेबी को और क्रेडिटर को। मतलब अगर कंपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रही है तो एनसीएलटी पहले इन 4 लोगों को एक नोटिस देगा कि भाई ये कंपनी है, ये अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रही है, आप चारों लोग बताओ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रेडिटर से पूछेगा भाई देख ले कहीं तेरे पैसे डूब जाए बाद में, दिक्कत मत करियो। सेबी से बोलेगा सर देख लेना एक बार, कहीं आपके कहीं रेगुलेशंस तो नहीं ये खराब कर रहा। रजिस्ट्रार को और आरडी को, आरडी का जो पोस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से आरडी को मिला हुआ है। एंड शैल कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय देम विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस। तो हुआ क्या,
कंपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर रही है तो कंपनी नोटिस दे रही है किसको? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल दे रहा है इन सबको। इन सबको जब नोटिस मिला उसके 3 महीने में ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अपना क्वेश्चन आंसर बोलेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रिब्यूनल may make an order confirming the reduction of share capital on such terms and condition as it deems fit। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ये ट्रिब्यूनल को वापस नोटिस देंगे, फिर ट्रिब्यूनल कंपनी को बोलेगा कि कर लो रिडक्शन। समझ में आ गया जी? ओके। अब है अगला कि रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट शेयर। एक कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती। एक कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर बिकॉज रिडक्शन ऑफ कैपिटल रिजल्ट इन डिमिनिशिंग द फंड, जिससे क्रेडिटर वगैरह को इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। हाउएवर दिस रेस्ट्रिक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट। तो सेक्शन 68 बायबैक ऑफ शेयर है, वहां पर एक कंपनी अपने शेयर को वापस परचेज कर सकती है। उसके अलावा सेक्शन 67 ये कहता है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कर सकती। ऑल वेल, सब्जेक्ट टू सेक्शन 68 जो कि बायबैक है। क्लियर है? अब ये कह रहा है अगर आप रिडक्शन करते हो तो एप्लीकेबल प्रोविजन के अकॉर्डिंग करोगे तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और कंपनी बाय गारंटी दैट हैविंग ए शेयर कैपिटल शैल नॉट बाय इट्स ओन शेयर अनलेस कि आपका प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के अंदर लिखा हो। यानी कि सेक्शन 68 में अगर लिखा है बायबैक तो आप रिड्यूस कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। या आप सेक्शन 66 को फॉलो करोगे तो ही कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग लोन, गारंटी और प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एक्सेट्रा। पब्लिक कंपनी शैल नॉट गिव एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस whether directly or indirectly and whether by means of loan, guarantee, the provision of security otherwise for the purpose of or in connection with the purchase or subscription made by any person or of by any share in the company on its holding company। तो कंपनी को रेस्ट्रिक्शन है आप लोन, गारंटी और सिक्योरिटी के लिए। ऑल वेल, अब कुछ एक्सेप्शन है। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आप एक काम करना, हमने रेगुलर क्लास में इस पर बहुत चर्चा की हुई है तो आप इसको पढ़ लेना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपके लिए सीधा जाने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बायबैक, सेक्शन नंबर 68। 67 सेक्शन आपका होमवर्क है। तो अब करते हैं बायबैक की बात। तो मेरे प्यारो, बायबैक का मतलब क्या होता है? एक कंपनी अपने ही शेयर क्या कर रही है? खरीद रही है। क्यों खरीद रही है? तो मैंने आपको जब हम रेगुलर क्लास ले रहे थे तो वहां पर इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। उनमें से एक आधा एग्जांपल मैं दोबारा से दे देता हूं आप लोगों को याद करवाने के लिए। मैंने सेक्शन 68 में बताया था कि मान लो कि पब्लिक में, मार्केट में कंपनी के खिलाफ एक खबर जा रही है कि भाई कंपनी की जेब में तो पैसा ही नहीं है, कंपनी पे पैसे खत्म हो गए। अब कंपनी इस खबर को जो है वो पॉजिटिव वे में लेना चाहती है, मतलब कंपनी के खिलाफ जो हवा चल रही है तो कंपनी सबको बताना चाहती है कि हमारे पास बहुत पैसा है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बायबैक अनाउंस कर देती है। तो वो सारी पब्लिक चुप हो जाती है कि यार इस कंपनी के बारे में तो लोग कह रहे थे इसमें पैसे नहीं और ये तो बायबैक कर रहे हैं। बायबैक मीन्स कंपनी अपने ही शेयर परचेज कर रही है। क्लियर? और एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भाई कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तब वो कंपनी की लायबिलिटी बन गए। कंपनी ने शेयर इशू करे, लोगों से पैसे लिए, कभी ना कभी तो वो पैसा देना ही है वापस। तो कंपनी पे आज इनफ पैसा है, कंपनी ने बायबैक कर लिया, कंपनी ने सबका पैसा चुका दिया। लेकिन यहाँ एक दो नेगेटिव बात भी है कि पब्लिक ये सोच सकती है कि जब कंपनी बायबैक कर रही है तो कंपनी पे अपने फंड को सफिशिएंट सही जगह पर लगाने के लिए कोई नया प्रोजेक्ट है ही नहीं, इसीलिए कंपनी बायबैक कर रही है। तो बायबैक मीन्स परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज कर लेती है, इसको बायबैक कहते हैं। अब मैं बायबैक का पूरा प्रोविजन आपको ओरली एक बार अच्छे से बता देता हूं। देखो जी, कंपनी अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, कंपनी का जो भी पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व है, उन दोनों के अमाउंट को मिलाकर उसका 10% तक बायबैक सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर सकती है। मतलब जैसे कंपनी का फ्री रिजर्व 50 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, तो 250 करोड़ रुपए हो गए टोटल 250। तो 25 करोड़ रुपए तक का बायबैक कंपनी जो है वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कर सकती है, 10% ऑफ फ्री रिजर्व और पेड अप शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी अगर बायबैक ज्यादा करना चाहती है, 10% से ऊपर करना चाहती है,
तो कंपनी को अब मेंबर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और वहां पर पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि कंपनी अगर अबव 10% बायबैक करना चाहती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। लेकिन फिर भी यहाँ याद रखना, एक कंपनी अपना मैक्सिमम बायबैक 25% ऑफ फ्री रिजर्व और पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकती। क्लियर है? कुछ छोटी छोटी बातें। बायबैक को विद इन 7 डेज के अंदर जो बायबैक किए हुए शेयर हैं उनको डिस्ट्रॉयड कर देंगे। अगले 6 महीने तक सेम क्लास के शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती बायबैक में। और कंपनी के डायरेक्टर्स ये अनाउंस करेंगे, ये डिक्लेरेशन देंगे कि बायबैक होने के अगले 1 साल तक कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होने वाली। जिस दिन से स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसके 1 साल के अंदर तक बायबैक का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना दोबारा से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर है जी? तो ये, और बायबैक करते वक्त कंपनी ने वही, जैसे डीवीआर और रिडक्शन में हमने पढ़ा, बायबैक करते वक्त बायबैक से पहले कंपनी ने अपने डिपॉजिट्स की पेमेंट, इंटरेस्ट की पेमेंट, क्रेडिटर को पैसे देने में सेबी के रेगुलेशन, फेमा के रेगुलेशन, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना की हो। अगर ये सारे प्रोसीजर्स आप फॉलो कर देते हो तो बायबैक कामयाब है, वरना आपकी कंपनी का बायबैक नहीं हो सकता। ऑल वेल। और बायबैक एक कंपनी कहां से कर सकती है? तो फ्री रिजर्व से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है, या कोई दूसरे क्लास के शेयर को इशू करके बायबैक कर सकती है। क्लियर है? तो बायबैक की कंडीशन क्या है? ऑथोराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए, एसआर पास करो। जनरल मीटिंग में एसआर आप तब पास करोगे जब 10 से ज्यादा 25% तक हो सकता है। बायबैक 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी, मैक्सिमम लिमिट 25% तक है। और 2:1 का डेप्ट इक्विटी रेशियो बायबैक में होना चाहिए। बायबैक फुली पेड अप शेयर का ही हो सकता है। बायबैक का प्रोसीजर क्या है? बायबैक से पहले नोटिस ऑफ द मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे बायबैक की, और एसआर पास करना है। तो ये पूरा का पूरा हमने पढ़ा। बायबैक 12 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर तक सेम क्लास के शेयर एक कंपनी इशू नहीं कर सकती। ऑल वेल। अब ये टॉपिक है प्रोहिबिशन फॉर बायबैक इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 70। एक कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खुद के शेयर्स जो है वो इशू नहीं कर सकती, खुद के शेयर जो है वो परचेज नहीं कर सकते। जैसे बायबैक का एक पूरा प्रोसीजर है। अब मान लो कंपनी उस प्रोसीजर को फॉलो ना करके किसी और तरीके से बायबैक कर रही है, जैसे अपनी सब्सिडरी के थ्रू खरीद रही है, या अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर उससे बायबैक करवा रही है, या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, प्रेफरेंस शेयर में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, तब इन सिचुएशन में कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक कंपनी अगर बायबैक करना चाहे तो खुद बायबैक करेगी, अपनी होल्ड सब्सिडरी या अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं करवा सकते। और मैंने आपको बताया था बायबैक करते वक्त, बायबैक से पहले आपने कोई भी किसी भी जगह पर डिफॉल्ट ना किया हो। डिफॉल्ट कहां ना किया हो? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, किसी जगह पर कोई डिफॉल्ट कंपनी ने ना किया हो, बायबैक आप कर सकते हो। और कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न में कोई दिक्कत ना की हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123 में ना की हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में दिक्कत ना की हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से प्रेजेंट की हो। तो ये बायबैक का पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये मेरा बेटे शेयर कैपिटल का चैप्टर है। एक दो पॉइंट शेयर कैपिटल में, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वगैरह, वो मैं अभी नोट से बताने वाला हूँ। पहले डिवेंचर बता दूं। डिवेंचर क्या होता है? तो डिवेंचर के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हमने रेगुलर क्लास में पढ़ा है। इतना याद रखो, डिवेंचर का रिडम्पशन पीरियड 10 साल का होता है, लेकिन वही रिडम्पशन पीरियड 30 साल तक भी जाता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी होती है तो। ऑल वेल। तो ये हमारा, और डिवेंचर ट्रस्ट डीड हमारी बनती है, डिवेंचर ट्रस्टी का होना जरूरी है। कुछ 5-6 पॉइंट है आपको ये पढ़ने हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर आप डिवेंचर इशू करोगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन एक कंपनी पास करेगी। ठीक है जी। 10 साल का इसका रिडम्पशन पीरियड होता है, और प्रेस्क्राइब केसेस में 30 साल का। डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, और एसेट्स पर चार्ज लगवाना है। चार्ज के लिए अलग से हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। ऑल वेल बेटे। तो ये हमने सारांश को पढ़ लिया।
अब एक काम करते हैं, अपने नोट्स को भी देख लेते हैं। शेयर कैपिटल, मैंने ये शेयर कैपिटल आपको पढ़ाया था पूरा इंट्रोडक्शन, जो भी कुछ छोटा मोटा बचा है यहाँ से देखते हैं। हाउ टू सेल शेयर, मैंने बताया था शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट से करते हैं, राइट इशू करके कर सकते हैं, ये सारे तरीके हैं शेयर को। एक मिनट, फिर हमारा शेयर की मीनिंग हमारी हो गई, शेयर के काइंड्स हमारे हो गए, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो डिफरेंशियल राइट के उसमें हमने पूरा का पूरा ये टॉपिक पढ़ा। मैंने कहा एओई में परमिशन चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ शेयर की 26% ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है। डीवीआर के शेयर टोटल 26% से ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। पहले कोई डिफॉल्ट ना किया हो डिपॉजिट वगैरह में, एनुअल अकाउंट्स वगैरह आपने सही बनाई हो, तभी डीवीआर कर सकते हो, वरना डीवीआर नहीं कर सकते। फिर हमने शेयर सर्टिफिकेट की बात कर दी, शेयर सर्टिफिकेट रेगुलर क्लास में बात की थी, एक कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर हमने बात की, स्वेट इक्विटी शेयर के बाद बोनस इशू हमने बात करी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हमने बात की, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल अभी सेक्शन 61 बताया, और रिडक्शन हमने अभी सेक्शन 66 किया है, राइट इशू 62 हमने कर लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये हमने वहां पर नहीं किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, जब भी इन्वेस्टर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे देते हैं तो उस पैसे को एक अलग अकाउंट में डालना होता है, जिसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहते हो। 5 जगहों पर उन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ही आप यूज कर सकते हो, उस पैसे को। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, पता नहीं क्यों रहा है, लेकिन रहा है। तो पहला, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुली पेड अप शेयर, जो कि बोनस इशू में करेंगे आप। तो बोनस में हमने ये पढ़ा था कि बोनस में अगर आपको किसी को बोनस शेयर इशू करना है अपने शेयर होल्डर को, तो पार्टली पेड अप नहीं कर सकते, फुली पेड अप करना है। तो मान लो पार्टली पेड अप शेयर थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट का पैसा यूज करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस, और पेमेंट ऑफ रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम, और बायबैक, बायबैक अभी हमने पढ़ा था। डिस्काउंट पे शेयर आप कंपनी इशू नहीं कर सकती है, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़कर। ऑल वेल बेटे, तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है, आगे बायबैक वगैरह है। तो उम्मीद करता हूं आपको फास्ट फॉरवर्ड में शेयर कैपिटल का चैप्टर समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हमने फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन किया। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले किसी रिवीजन के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।